to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there is always a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined by esteemed guests today. We got Pankaj Modi ji from the BJP. Pankaj Modi ji, namaskar. Welcome to the show. Nazir Hussain Saab from the Indian National Congress. Nazir Hussain Saab, namaskar. Welcome to the show. Welcome to the show, both of you. And shortly we'll be joined by Ketan Naik ji from MNS, Raj Thakre's MNS. We begin with you. जिस प्रकार से आज मोदी साहब ने कहा कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और झारखंड में जो एनफोर्समेंट एजेंसीज ने करोड़ों रुपया का बंडल के बंडल गिनते गिनते ये आलमगिरी आलम, तो इसी वक्त ऐसे ही एक घटना पहले भी हुआ था जब साहू जी के ऑफिस प्रोमाइसेस से 350 करोड़। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कोई करप्शन न खाने दूंगा, न किसी को खाने दूंगा, न खाऊंगा। और दूसरा, कांग्रेस ने जिस प्रकार से मोदी जी के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को क्वेश्चन किया है, चरणजीत सिंह चन्नी ये बार बार पूछ रहे कि चुनाव जब आते हैं तो सेना पर अटैक कैसे होते हैं। विजय विदेटीवार ये पूछना कि जिस प्रकार से 26/11 में कसब जो ऑफिसर्स बने थे उनका RSS कनेक्ट, और जिस प्रकार से हमला हुआ कोई पुलिस ऑफिसर के गोली से करकरे जी का मौत हुआ। नाउ दिस ऑल कंट्रोवर्शियल। वील फर्स्ट स्टार्ट विद यू पंकज मोदी साहब। ये है मोदी साहब का कहना है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन, एक किसी को एक पैसे खाने नहीं दूंगा, 1 रुपया अगर जाता है सरकार के बेनिफिशियरीज को, पूरे 1 रुपया जाएगा, किसी को बीच में खाने नहीं दूंगा। मोदी साहब बोलिए। पंकज मोदी, बीजेपी जी। जब 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो सबसे पहले हमारा चोट भ्रष्टाचार पे ही था। पिछले जब कांग्रेस के जितने भी कांग्रेस के 2 टर्म के में आपने देखा होगा कि पूरा विपक्ष, पूरा कांग्रेस ही करप्शन में लिप्त थी, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे वो कोलगेट घोटाला हो, चाहे कितने सारे घोटाले के कारण उनकी सरकार को जाना पड़ा था और जनता त्राहिमाम कर रही थी। तो अभी स्थिति 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो उन्होंने पहला चोट भ्रष्टाचार पे ही किया है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि कांग्रेस के नेता लोग के घर में कभी 235 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं, तो आज 33 करोड़ तो अब तक कैश मिल चुके हैं गिनती के होने तक, उसका तो और गिनती होने बाकी है। तो अब और उनकी कितनी सारे आलमगीर आलम के घर पे, उनके पीए के घर पे और सारे छापे मारे जा रहे हैं। तो एक तरह से भ्रष्टाचार पे प्रहार है, लेकिन ये एक तरह से जनता को एक कांग्रेस का स्वरूप देखने को मिल रहा है कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और पैसे का ये चुनाव के टाइम में कितना इस्तेमाल कर रही है। तो जनता इस चीज को समझेगी। और इंडिया अलायंस के जो नेतागण है ज्यादातर उनके पार्टी अलायंस है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सब भ्रष्टाचार में लिप्त थी। राजद के तो जितने आज तक घोटाले हुए हैं, चारा घोटाला हो या उसके बाद फिर नौकरी के बदले जमीन देना या घर देना या फिर पैसे देना, तो लालू यादव उसमें लिप्त हैं, उसके बच्चे बेटे तेजस्वी यादव भी उसी चीज में लिप्त दिखाई दिए। और शराब घोटाला की तो बात ही जितनी कम की जाए उतनी कम है। जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इस चीज के लिए लड़ रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आज पूरी की पूरी उनकी कैबिनेट जेल में है। तो ये इंडिया अलायंस और पूरी देश की जनता समझ रही है, इंडिया अलायंस को देख रही है पूरी देश की जनता और समझ रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पे बहुत चोट मारी जा रही है। और देश इसके लिए हमेशा बीजेपी को वोट के समय ध्यान रखेगी कि भ्रष्टाचार पे कोई अगर आरोप, भ्रष्टाचार के से हटाकर कोई अगर आरोप लगाने वाली पार्टी जो अभी न्याय यात्रा चला रहे हैं कांग्रेस, वो बेसिकली भ्रष्टाचार में लिप्त है। मोदी जी समझ गए। नासिर हुसैन साहब, यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम बिहार, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नासिर हुसैन साहब, आपने सुना नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन, किसी को एक पैसे खाने नहीं दूंगा, मोदी जी का ऐलान आज जिस प्रकार से, कैसे देखते हो? एंड वी आर जॉइंड बाय आवर स्पोक्सपर्सन फ्रॉम MNS, राज ठाकरे जी के MNS से केतन नाइक जी। वेलकम टू द शो केतन नाइक जी। नासिर हुसैन साहब, यस नासिर हुसैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमारे जो बीजेपी के वक्ता हैं शायद उनकी एक्सपीरियंस कम है, नहीं तो वो इस तरह की बात नहीं करते। 2G घोटाले, कौन सी 2G घोटाले की बात कर रहे मेरे दोस्त, जरा ये बताएं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत एपेक्स कोर्ट ने सबको बड़ी कर दिया, कहीं से कोई साबित नहीं होता है कि 2G घोटाला हुआ।
तो आपकी झूठ यहीं पे पकड़ा जाती है। बोलते हैं ना, फाइलों में रंग गांव के गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े जो है बाती किताबी है। तो ये बात साबित हो रही है कि ये गलत बात बयानी कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा करप्शन कुछ है तो इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो सकता है, आज अदालत के अंदर उनको कोई जवाब देने के लिए मिल नहीं रहा है। तो 2G की बात करें, कौन सी कोलगेट घोटाला की बात कर रहे हैं? क्या कोई भी जिसमें सबसे बड़ा 70,000 के कितने आंकड़े का 2G घोटालों में जोड़ा गया? आप बताइए, विनोद राय को माफी मांगना पड़ा। उस समय CAG के चीफ को जब माफी मांगना पड़ जाता है कि ये ब्लेम किया गया, एक झूठे आंकड़े पे पूरे इतिहास को रचने की कोशिश की गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी झूठ की राजनीति की है। आप सच पे बात करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। झूठ के बुनियाद पे आप मीनार बना सकते हैं, पर सच के आईने में मीनार खड़ा करेंगे तो आपकी आईना आपको देखना पड़ेगा। आप कौन सी इससे आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बात करिए। और रहा, आपने एक सवाल किया अपने ओपनिंग कमेंट में कि विजय वटीवार साहब ने अम्बेडकर साहब के बारे में ऐसा बोला, तो मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो एक किताब को कोट किया, एक किताब के कोट को उन्होंने उस जुबान से, अपने जुबान से बयान किया। पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त यहां बैठे हैं, वो बता दे कि अभी मध्य प्रदेश के भोपाल की राजधानी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन? प्रज्ञा ठाकुर नाम। प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे को क्या कहा? क्या कहा था, याद है आपको? बोला मेरा श्राप लगा है, मेरे श्राप के वजह से वो शहीद हुए, वो मर गए, उनको शहीद मानने को तैयार नहीं थी। ऐसे प्रज्ञा ठाकुर को कौन जिता के लाता है? सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी लाती है। तो उन्हें कोई हक नहीं है नेशनल सिक्योरिटी पे बात करने का, उन्हें हक नहीं है स्कैम पे बात करने का, उन्हें हक नहीं है 2G स्कैम पे बात। हमने रोजगार दिया है तो हम रोजगार पे बात करते हैं, हमने काम किया है तो काम पे बात करते हैं। आपके पास मुद्दा नहीं है तो अभी उन्होंने बोला आलमगीर साहब के घर पे नोट पकड़े गए। कौन से आलमगीर के घर पे नोट पकड़े गए आपके पास? अभी आप एक चैनल पे बैठ के सीधा सीधा झूठ बोलते हैं और आलमगीर के घर पे नोट पकड़े गए, उसके हेल्पर के घर पे मिले, उसे कांग्रेस से क्यों जोड़ने का काम करना जा रहा है? आपके पास पूरा एजेंसी है, आपके पास सच है तो सच को दिखाइए। आपके अगर सच के मीनार नहीं है तो आप मत बताइए। आप अलग अलग नामों से जोड़ने का कोशिश करेंगे तो हम आपको आईना दिखा रहे हैं। आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बात करिए, मैं 1 घंटा बात करने को आपसे तैयार हूं। आप घोटाले पे बात करना है, बात करने को तैयार हूं। नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना है, बात करने को तैयार हूं। मगर गलत बयानबाजी करके आप अपने व्यूअर का, अपने शो के, अपने वक्त को जाया मत करें। Yeah, we are joined by Ketan Naik ji from the MNS. Ketan Naik ji, welcome to the show. Ketan Naik ji, हम पंकज मोदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले केतन नाइक जी से पूछ लेते हैं। मोदी साहब ने आज जिस प्रकार से आलमगीर जी के जो हेल्पर जैसे बोल रहे हैं नासिर हुसैन साहब, तो दूर से दूर कोई रिश्ता नहीं कांग्रेस से, कांग्रेस का कहना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। केतन नाइक जी, मोदी साहब कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, 1 पैसे किसी को खाने नहीं दूंगा। केतन नाइक साहब, सर इसमें गलती क्या है? मतलब अगर कोई सरकार जो चुनकर जा चुकी है और वापस चुनने के लिए तैयार बैठी है, अगर वो करप्शन को लेके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रख रही है तो इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए और सारी देश भर की जितने भी राज्य हैं उनकी सारी सरकारों ने इसका अनुकरण भी करना चाहिए। तो हाउ डू यू सी? एक चीज ये है कि करप्शन आज जो नोटों की गड्डी पकड़ा। सेकंड थिंग, जो नासिर हुसैन साहब ने कहा कि ये हेमंत करकरे पर जो अटैक हुआ और चरणजीत चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र सुरक्षा तब प्रॉब्लम में आता है, सेना पर हमला तब होता है जब इलेक्शन पास। क्या इसका कोई लिंक है? कैसे देखते हो आप केतन नाइक जी? सर देखिए, देश भर में चुनाव का माहौल है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ से मुद्दों को सामने लाती है, कई कंट्रोवर्सीज भी सामने आती है। मुझे नहीं लगता है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दे को लेके उज्जवल निकम जी जैसे एक उम्मीदवार को या एक जो इतने सीनियर वकील रह चुके हैं उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाना मुझे तो गलत लगता है। और मुझे लगता है चुनाव के लिए इस विषय का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई तथ्य, कोई भी चीज है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होकर आने वाले समय में जो चीजें होगी वो सामने आई जाएगी। लेकिन इसको चुनाव का मुद्दा बना के जिस तरह से सामने लाया जा रहा है, मुझे लगता है ये जो अपोजिशन पार्टीज है सारी, उनकी ये हार का तरफ बढ़ता हुआ एक सफर इसमें से प्रतीत होता है। No, we'll come back to पंकज मोदी साहब। पंकज मोदी साहब, you want to retort? मैं आ रहा हूँ, नासिर हुसैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। पंकज मोदी जी, you want to retort to what नासिर हुसैन साहब ने बोला था? बोलिए पंकज मोदी जी।
नासिर हुसैन साहब से जरा पूछिए कि उनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे बाहर है कि नहीं, और जिस तरह से बात कर रहे थे, लिंक जोड़ रहे थे कि उनके लोग आज ये जिनको पैसे मिले, अरे भाई उन्हीं के पीए के घर पे, पीए के स्टाफ के घर पे मिले तो पैसे किसी, ये चीजें ना देश की जनता को इतना मूर्ख समझना बंद कीजिए, और अपने घोटालों जब सामने आ रहे हैं तो उस चीज को समझिए। आपके राज्यसभा के सांसद के घर में 235 करोड़ मिला था, तो किस मुंह से आप शक्ल दिखा रहे हैं देश की जनता को और हंस रहे हैं? जरा हंसने की, ये आप अपनी पार्टी पे हंसिए कि किस तरह के लोग आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं। और जहां तक बात है नेशनल सिक्योरिटी की बात उन्होंने की है, आज कांग्रेस में एक चीज देखने को मिल रहा है, इनके ज्यादातर नेता सेना हो चाहे देश की अस्मिता हो, उसको नीचे गिराने के लिए जिस लेवल पे गिरना चाह रहे हैं उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। चाहे वो चन्नी साहब का बोलना कि ये सेना पे अटैक क्यों हुआ, तो ये हास्यास्पद ये कि इस तरह की पुरानी पार्टी इस तरह की बातें कर रही है कि सेना पे आरोप लगा रही है, या जिस तरह से वो हमारे उज्जवल निकम पे आरोप लगा रहे हैं, तो देश की जनता भली भांति समझती है कि सेना का हो या देश के सम्मान की बात हो तो उसमें निचता की हद तक कांग्रेस गिरने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज देश की जनता समझेगी, चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। देश की जनता ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को देखा है, उन्होंने हेमंत करकरे के लिए क्या बोला था, आपको याद है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है प्रज्ञा ठाकुर? कौन है मोदी जी, आप बताइए कौन है? नहीं नासिर हुसैन साहब, जरा सा आपने दिग्विजय सिंह के बयान देख लिया कीजिए, एक मिनट जरा आपने दिग्विजय सिंह का जो वो दिग्विजय सिंह का वो जरा बुक दिखा दिया कीजिए, जहां से वो प्रज्ञा ठाकुर जी चुनाव लड़ी थी, दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ी थी। और जरा सा आप अपने पीछे को देखिए कि दिग्विजय सिंह आपके कांग्रेस के इतने महासचिव आकर एक बुक का इनोग्रेशन करते हैं और लिखते हैं 26/11 आरएसएस की साजिश। तो आप किस मुंह से आकर ये डिबेट कर रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर और उसके बाद बता रहे हैं? आप अपने नेताओं को जरा समझाने की कोशिश कीजिए, बशर्ते कि आगे मुझे ज्ञान दीजिए। तो आप अपने जरा गिरेबान में झांक कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। आप लोग का पाकिस्तान प्रेम बहुत जल्दी नजदीक आने लगता है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, तो जनता ये समझ रही है। और जो पाकिस्तान प्रेम इनके मणिशंकर है और वो जो ज्यादातर कांग्रेस के नेता जिस तरह से दिखाते हैं पाकिस्तान के प्रति, वो जनता भली भांति समझेगी। कम से कम नासिर हुसैन साहब तो ये चीज को ना दिखाए कि उनकी पार्टी पाकिस्तान के प्रति ज्यादा वफादार है बशर्ते कि भारत के। और जिस तरह का बयान हाल फिलहाल में इनके एक इंडिया अलायंस के फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज दिया है कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है, उनके पास भी बम है और एटम बम की धमकी दे रहा था, तो इस तरह से लग रहा था वो अपने देश में बात ना करके पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं वो जरा सा अपने इंडिया अलायंस के सहयोगी दल से बात करें, उसके बाद ये चर्चा करें, उसके बाद ये चर्चा करें। नहीं होगा तो मेरे पास घुमाने नहीं, आप जरा सा समझिए आपकी पार्टी किस लेवल तक गिर चुकी है, जो देश की संप्रभुता, देश की एकता के बारे में चर्चा करें। मगर आप दिग्विजय सिंह ने अगर गलत बोला है गलत बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? पर प्रज्ञा ठाकुर ने, दिग्विजय सिंह ने आपके कांग्रेस की पार्टी में एक नेताओं की लंबी लिस्ट है जिसको पाकिस्तान का प्रेम दिखता है, और पाकिस्तान के नेताओं का भी आपके पार्टी के नेताओं के प्रति प्रेम दिखता है। राहुल गांधी की जिस तरह से तारीफ की थी वहां के नेताओं ने, तो आप ये समझ रहे होंगे वो मेरे वजह से देख कर गए। आप हेमंत करकरे जी के बात को आप क्यों छिपाना चाहते हैं? यही देवेंद्र फडणवीस बिहार जाते हैं तो महाराष्ट्र पुलिस को क्या बोलते हैं? डाउट से लिंक है। आपको माफी मांगा कभी महाराष्ट्र पुलिस को? जब जाके देवेंद्र फडणवीस बिहार में आके बोलते हैं जब आपको नहीं मालूम है कुछ तो आप इधर उधर के, आप दिग्विजय सिंह गलत है, 1000 बात गलत बोलिए, हम आपको नहीं रोक रहे। मगर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने ये बुक लॉन्च किया है 26/11 आरएसएस की, आप ये चीज को समझिए। आप सिर्फ बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पूरी पार्टी आज ना, पूरी कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी तत्वों के साथ जुड़ी है। इनके नेता राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो चाइना की तारीफ करते हैं। तो जरा सब पूछिए इनसे। आप बहस कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज है तो मेरे से बात करिए। आप बताइए हेमंत करकरे को प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? आप बस आपके नेताओं की लिस्ट आपकी दिखाओ। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान के नेता ने किस तरह से राहुल गांधी की तारीफ की है। अभी आपके इंडिया अलायंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने क्या बात कही है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी ने उसके बाद टिकट दिया है उनको। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जो आके एक बुक का लॉन्च करते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं? अगर उनके बात को मैं कौन सी बात को सहमत कर रहा हूँ? चलो बताओ, मैं उनके बात को उनको डिफेंड कर रहा हूँ क्या? मैं आपके बात को बता रहा हूँ कि आप उनको बताएं। मैंने दिग्विजय सिंह का एक बार भी डिफेंड नहीं किया, मगर आप बार बार प्रज्ञा ठाकुर को डिफेंड करके आप अपने चेहरे को मैं क्यों डिफेंड करूंगा? वो खुद उस किसी को डिफेंड करेंगे। क्यों डिफेंड करेंगे? आप प्रज्ञा ठाकुर को
पूरी भारत की जनता जानती है कि किस तरह से आपने मनसे के स्पोक्सपर्सन पे 2 मिनट के लिए जाता हूं। मनसे के स्पोक्सपर्सन केतन नाइक जी, जवाब दे रहा हूं इस चीज का। ये देश की जनता, मैं आपके पास दोनों के पास आता हूं। केतन नाइक जी, केतन नाइक जी, केतन नाइक जी, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक नए शब्द का रचना किया, ये पूरा जग जाहिर है। हेमंत करकरे ने उनको फंसाया, ये बोलना चाह रहे हो आप? नासिर हुसैन साहब, एक मिनट, मनसे के स्पोक्सपर्सन पे क्या बात जाता हूं। नासिर हुसैन साहब जरा शांत रहिए, मैं बताना चाहूंगा। पूरी देश की जनता जानती है कि संसद में आपके गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान को गढ़ा है। केतन नाइक जी, आज जो विषय चल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी में और कांग्रेस के चन्नी साहब का जो आरोप है। नासिर हुसैन साहब 2 मिनट, नासिर हुसैन साहब जरा एक न्यूट्रल व्यू। नरेंद्र मोदी को किसने बुलाया था हिंदुस्तान में? पाकिस्तान से ISI को किसने बुलाया हिंदुस्तान के अंदर? अरे नासिर साहब, किसने बुलाया? राजनीति दिख रही है जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी अरे आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है तो दूसरी देखिए मेरे से बात इन्होंने नए शब्द रची थी, तो देश की जनता को इनकी औकात दिखा दी। 2014 में ये 50-60 सीटों पे सिमट गए। केतन नाइक जी, ब्रिंग केतन नाइक जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। केतन नाइक जी, नासिर हुसैन साहब जरा सुनिए, एक न्यूट्रल व्यू सुनिए। केतन नाइक जी जो मन से राज ठाकरे साहब के पार्टी का मन से केतन नाइक जी, नासिर हुसैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई एम कमिंग टू यू। केतन नाइक जी, चन्नी साहब ने कहा कि इलेक्शन होते हुए आर्मी पर अटैक होता है, ये पॉलिटिकल है, ये मोदी क्रिएटेड है। केतन नाइक जी, आपका व्यू क्या है? मनसे का क्या व्यू? नासिर हुसैन साहब जरा सुनिए। सुन नहीं पा रहा हूं। पंकज मोदी जी जरा सुनिए, 2 मिनट। नासिर हुसैन साहब की जरूरत नहीं है। नासिर हुसैन साहब जरा 2 मिनट सुनिए, एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं, मनसे का व्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। नासिर हुसैन जी, मनसे, केतन नाइक जी, चन्नी साहब का क्या, कैसे देखते हो आप? चन्नी साहब का किस प्रकार से देखते हो स्टेटमेंट को कि इलेक्शन आया, आर्मी पर अटैक हुआ, वही याद दिला दिया बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक। केतन नाइक जी बोलिए। केतन नाइक जी, आपका पाकिस्तान प्रेम है, समझे? केतन नाइक जी बोलिए। आई थिंक केतन नाइक कैन नॉट हियर मी। केतन नाइक जी, इंजीनियरिंग द ऑडियो। केतन नाइक जी, सच सुनने की क्षमता रखिए। ना अब सुनिए, केतन नाइक जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं दोनों के पास आता हूं। आवाज मुझे बहुत कम सुनाई दे रही है। हाँ, केतन नाइक जी, जो वक्ता बात करे उन्हीं को सुन पा रहा हूं मैं। बोलिए। ये चन्नी साहब ने जो कहा कि इलेक्शंस आ गया और सेना पर अटैक हो गया, याद दिला दिया बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक। जब सेना पे अटैक होता है, पठानकोट हो, तो हाउ डू यू सी इट? क्या सेना, ये पॉलिटिकल है? ये अटैक जो एयरफोर्स वैन पे, व्हीकल पे हो गया और एक शहीद हो गए, एक क्या पॉलिटिकल है? केतन नाइक जी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी सेना की कार्रवाई या कोई दुखद घटना, उसको चुनाव का मुद्दा या इलेक्शन प्रोसेस का या राजनीति का मुद्दा बनाना सबसे बड़ी गलत बात है। आपको याद होगा जब ये चीज हुई थी, तब हमारे राज साहब ठाकरे जी की तरफ से भी इसके ऊपर टिप्पणी की गई थी। तो जो चीजें गलत अगर दिखती है तो उसको गलत कहने का भी आपको पूरा हक है और आपको वो कहना भी चाहिए। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर रिलेट कर रहे हो या किसी अलायंस में आप काम कर रहे हो, तब भी आपको गलत बात को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा या राजनीति का मुद्दा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। मैं काफी समय से हमारे दोनों प्रवक्ताओं की जो चर्चा सुन रहा था, उसमें प्रज्ञा ठाकुर और उन सब चीजों पे जो चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता सर ये चर्चा इस चुनाव का कोई मुद्दा है। आज का चुनाव का मुद्दा अगर किसी को महंगाई के ऊपर बात करनी है तो करे, किसी ने को अगर अपने 10 सालों के कार्यकाल में उसने जो काम किया है वो अगर बताए तो उस पर चर्चा हो। ये प्रज्ञा ठाकुर और ये सब मुद्दे अगर चुनाव के मुद्दे बनने लगे तो जनता पे कौन ध्यान देगा सर? I'll come to मोदी जी। पंकज मोदी जी, एक चीज है कि यहां पर जिस प्रकार उन्होंने हेमंत करकरे वाले इशू, विजय विदेटीवार सीनियर कांग्रेस लीडर ने इस मुद्दे को उठाया। उज्जवल निकम जी नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने उन पर आलोचना किया कि निकम साहब ने पूरे डिटेल्स जुडिशियल प्रोसेस में डिस्क्राइब नहीं किया। तो क्या ये पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं? बिकॉज
सरकार तब किसका था, वो पंकज मोदी जी? मैं कहना चाहूंगा, आप जरा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में देखोगे तो मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि इनमें एक होड़ लगी है पाकिस्तान प्रेम दिखाने की। ये लग रहा है कि भारत में चुनाव लड़के पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से आप देखे होंगे हाल फिलहाल में उनके एक पूर्व पाकिस्तान के नेता ने चर्चा की, राहुल गांधी की तारीफ की है। तो कोई भी नेता हो आप, जिनके इंडिया अलायंस के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, ये ज्यादातर किसी तरह भारतीय सेना को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस हिसाब से नासिर हुसैन साहब बात कर रहे हैं तो वो भी दिख रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है। तो इस चीज पे कहना देश की जनता समझेगी, 2024 के चुनाव में बता देगी इनको कि किस तरह की राजनीति ये करना चाहते हैं और किस तरह की राजनीति इनको सिखाने की जरूरत है। तो जरा इनसे पूछिए कि इस तरह की बयान क्यों दे रहे हैं और इस तरह के वक्तव्य देकर वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वो कौन से वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस तरीके से कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इनको ध्यान में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं, तो देश की जनता इनको अच्छे से इनकी औकात ही बताएगी, समझेंगे इस चीज को कि क्या सही है क्या गलत है। अब नासिर हुसैन साहब को बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत किए। नासिर हुसैन साहब, तुष्टीकरण का आरोप है आप पर, कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप है। ये तुष्टीकरण एक ही चीज है कि आप बार बार मनमोहन सिंह जी से लेके, चन्नी से लेके, विजय विदर्टीवार का लेके जो इश्यूज आप उठा रहे हो वो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है। ठीक है नासिर हुसैन साहब, जब 2014 में जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो सबसे पहले वो अपने शपथ में किसको बुलाते हैं? पाकिस्तान के। पहला विजिट करने कहां जाते हैं अफगानिस्तान से? पाकिस्तान में। उनके मदर को सॉल कौन भेजता है? पाकिस्तान, हमारे देश के प्रधान। तो प्रेम हम तो वो हैं जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर डाले। अब हमसे पाकिस्तान की बात है, बांग्लादेश को अलग कर दिया हमने अगर इस देश के लिए काम किया है तो हमारे दो प्रधानमंत्री से देश के लिए अपनी जानें गंवाई, तो उन्हें नहीं मालूम है कि हमारी योगदान क्या है, हमने क्या इस देश के लिए गवाई है, क्या इस देश के लिए पाई। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि आप महंगाई पे बात करिए, तो क्या 47 साल में सबसे ज्यादा महंगाई आज नहीं है? 47 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज नहीं है? 47 साल में सबसे ज्यादा युवा अगर परेशान है तो आज नहीं है? आप कौन सी विकास की बात करते हो? चंद टनलें और हाईवेज को अगर आप विकास दिखा सकते हो तो आज ग्लोबल रिपोर्ट बताता है कि हिंदुस्तान कहां खड़ा है। आप बताइए, मीडिया हालात दुनिया की सबसे बड़े 200 रैंकिंग में हम 179 पे खड़े हैं, पासपोर्ट रैंकिंग में हम 85 पे खड़े हैं, दुनिया के हर चीजों में हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। आप कौन सी बात, आज हर हिंदुस्तानियों पे कितना कर्ज है, आप इकोनॉमिकल साइंस पढ़ के रोज देखिए, आप हर हिंदुस्तान आज कर्ज के दलदल में दब गया है। कौन सी बात की यार है कि हमारे देश में इतनी चमक आ गई। आज अगर जीडीपी को मैं कहता हूं 15 ट्रिलियन का लेना होगा तो आपको कितने से करना होगा? 1.5 के हिसाब से बढ़ना होगा। आज हमारा जीडीपी का हिसाब क्या है? किस आंकड़े की बात करो? आंकड़े बोल देना। इंगेजमेंट मुस्लिमों से नफरत करके आप क्या दिखाना चाहते हो? हमने सोमनाथ मंदिर हिंदुस्तान में बना, कांग्रेस के राज में बना, हमने कभी सोमनाथ मंदिर पे वोट मांगा क्या? हमने नहीं मांगा। हम क्योंकि हिंदुस्तान के आवाम के पैसे से वो मंदिर बनी, जिस तरह राम मंदिर हिंदुस्तान के आवाम के पैसे से बनती है वैसे ही सोमनाथ मंदिर भी बनी, पर हमने कभी उस पर राजनीति नहीं की। अगर राम मंदिर बना हिंदुस्तान में तो कोर्ट के फैसले से बना, हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, आपने उसका इंगेजमेंट किया, आपने उसको राजनीति का मुद्दा बनाया। सेना का मुद्दा को भी सेना हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मुद्दा था ही नहीं। सेना को सबसे बड़ा विरासत अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया। आप देखिए, जब 47 में देश आजाद हुआ तो हम कहां थे? 2014 में जब आपको देश सबसे है तब हम कहां थे? तो हमारा काम देखो, हमारे काम पे बात करो। आप सिर्फ मुसलमानों से नफरत, अपने ही देश के लोगों से नफरत, अपने ही हिंदुस्तान के लोगों से नफरत। आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि हम सब इक्वलिटी है, इक्वलिटी की बात करते हैं, जिसकी जितना संख्या उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम महिलाओं को बराबरी हक की बात करते हैं। आप 47% आप 27% रिजर्वेशन लेके आते हो सदन में इलेक्शन के लिए। कौन सा वो रिजर्वेशन आज लागू हो गया? वो आएगा कब? 32 में या 46 में आएगा। आप उस पे वोट मांगते हो। आप मुद्दों पे बात करो, आपने कौन सा काम किया है 10 साल में, जो काम किया उस पे वोट मांगिए। देश की आवाम फैसला करेगी, आपने बेहतर किया हमको चुन लेगी, हमें रिजेक्ट करना होगा रिजेक्ट कर देंगे। हम अपने काम पे वोट मांगे, आप मुस्लिमों से नफरत करके सिर्फ वोट मांगना चाहते हो, तो ये आपकी मर्जी है। हम तो हिंदुस्तान को आज बताना चाहते हैं हम कहां खड़े हैं, हमारी इकोनॉमी कहां खड़ी है, हमारी ग्रोथ कहां खड़ी है, बेरोजगारी कहां कायम है, महिलाओं की सुरक्षा कहां कायम है, महिलाओं के हक और हकूक पे हमला हो रहा है, उस पर बात करो। पर आप उस पर चर्चा करने से भाग के आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हो। अपने ही देश के नागरिकों से इतनी नफरत किस देश के प्रधानमंत्री, किस दुनिया में आपने देखा होगा? अपने
अपने ही लोगों से लोगों नफरत करते हैं। क्या मुसलमान इस देश के हिस्सा है या नहीं है? क्या मुसलमान इस देश के अटूट हिस्सा है या नहीं है? संविधान ने उनको अपना बोला है या नहीं बोला है? हिंदू मुसलमान का तो फर्क ही नहीं था। बात तो हिंदुस्तान के चुनाव की आ रही है, तो कौन की बात क्यों के लिए आते हो? क्यों कौन को लड़ाने की काम कर रहे हो? कौन सी कौन क्या कब कांग्रेस ने कहा कि हम मुसलमानों के लिए काम कर? हमने बोला हिंदुस्तान के हर तबके के लिए काम करेंगे। हमने कहा ओबीसी के लिए। रोहिणी कमेटी अगर पढ़ा होगा तो खुलिए, रोहिणी कमेटी ओबीसी को कितना रिजर्वेशन देती है? 27 पर ओबीसी क्या कह रहा है? रोहिणी कमेटी कहता है कि ओबीसी को सिर्फ 5% रिजर्वेशन मिल रहा है। आखिर ओबीसी को क्यों नहीं हिस्सा मिला? रोहिणी कमेटी जो भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है, कोई कांग्रेस ने तो नहीं बनाया है। रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट पढ़िए, तो आप उस पर बात करें। जब मुद्दों पे बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। मनसे से एमएनएस राज ठाकरे साहब के पार्टी से पूछ रहे, आपने राज ठाकरे साहब ने मोदी जी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, केतन नाइक जी, अनकंडीशनल सपोर्ट। आपने कहा कि 370 आर्टिकल 370 राम मंदिर सीए, ये मोदी साहब ने जो इम्पॉसिबल था अचीव किया। मगर नासिर हुसैन साहब ने पूछा अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, फार्मर्स, किसान दुगना इनकम, ये सब कोई भी चीज हुआ नहीं। आपने सुना जो नासिर हुसैन साहब ने कहा, और अपीसमेंट में कहा कि हम सब भारतीय हैं। बोलिए केतन नाइक साहब। सर सबसे पहले तो नासिर जी की जो मेरे को बात एक समझ में आई उसके ऊपर मैं खुलासा करूं कि उन्होंने कहा कि मोदी जी का पाकिस्तान प्रेम है। मतलब वो पहली बार जब चुन के आए तो वहां पे बिरयानी खाने गए, उन्होंने शाल भिजवाई, इन सारी बातों को उन्होंने कोट किया। मैं आपको बता दूं सर, कोई व्यक्ति अगर इस देश का पंतप्रधान बनता है तो अपने जो भी पड़ोसी मुल्क है उनके साथ में पहले संबंध बनाने की कोशिश करेगा कि पहले दिन से झगड़ा करेगा। तो अगर उनके तरफ से कोई ऐसे कदम उठाए गए हो तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने वाली बात थी। जब समय आता है, जब एक कड़क स्टैंड लेने का जब टाइम आता है तब उन्होंने जरूर लिया। तो मुझे नहीं लगता उस बात को कोट करने का यहाँ पे कोई मतलब था। दूसरी बात, जो समर्थन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे अध्यक्ष सन्मान्य राज साहब ठाकरे साहब, इन्होंने जो समर्थन आज दिया है वो सन्मान्य नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया। उन्होंने जो देश में 10 साल में इन चार पांच जो भी चीजें आपने गिनाई, वो जो अचीवमेंट उन्होंने करके दिखाई है, उसके बतौर उनको वो समर्थन दिया गया। हम कोई भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र की एक स्ट्रांग और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। राज साहब को मानने वाले लोग महाराष्ट्र में बहुत सारे रहते हैं, उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अगर उनके जैसा व्यक्ति एक पंतप्रधान पद के किसी उम्मीदवार के लिए अगर समर्थन देता है तो इस बात का, इस विषय का उस व्यक्ति के लिए समर्थन है, ना कि किसी पार्टी के लिए समर्थन है। तो मोदी जी के लिए यह समर्थन राज साहब ने जो दिया है और जो काम उन्होंने अब तक करके दिखाया उसके अनुरूप ही उनको दिया गया है। किसको देते सर? राहुल गांधी जी को किस बात पे सपोर्ट देंगे? वो तो मतलब किसी भी चीज में हमें ऐसा लगता नहीं है कि उनको किसी बात पे सपोर्ट देना चाहिए। तो हमने जो हमारी आवाज थी वो मोदी जी के साथ में अगर खड़ी की है तो मुझे लगता नहीं 2019 में क्यों मुखालफत की आपने मोदी जी का? क्यों सी राहुल गांधी को आप सपोर्ट करने राज ठाकरे आ गए थे? ये भी मानव को बीच में नहीं आने के लिए एक सिस्टम से बात करें। नहीं, 2019 में राज ठाकरे साहब ने किसको सपोर्ट किया था? आपने 5 साल की उनके नीतियों की आपने निंदा की थी, पूरे महाराष्ट्र में राज साहब घूमे थे। आप बताइए 2019 में आपने मुखालफत की या नहीं की? उस समय आपने राज ठाकरे सामने राहुल गांधी की तारीफ की या नहीं की? राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की या नहीं की? आप 2019 का उनका पूरा बयान देखिए, पूरा महाराष्ट्र में उनकी रैली देखिए, जिस तरह से वो मोदी जी पे खुल के हमला कर रहे थे। वो आपने बोला कि उनके 10 साल के अच्छाइयों को उन्होंने समर्थन किया। उस 5 साल की कौन सी बुराई थी आप बताइए जिनके वो खिलाफ खड़े थे? अगर आप वक्ता बहुत अच्छा है तो आप ये भी बता दीजिए कि वो 5 साल कौन सी उनकी बुराई काम थी जिसके खिलाफ अगर राज ठाकरे साहब 2019 में खड़े हुए? क्योंकि पुलवामा उस समय 2019 में हो चुका था, पुलवामा का हमला हो चुका था, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका था, फिर भी उसके खिलाफ राज ठाकरे खड़े थे मोदी जी के। आप बताइए कौन से सर्जिकल स्ट्राइक के साथ खड़े थे या राहुल गांधी के साथ खड़े थे? आर्टिकल 370 जो राज ठाकरे जी बोल रहे थे, आर्टिकल 370 राम मंदिर हो गए। नहीं, आर्टिकल व्हाट इज दैट? आर्टिकल 370 कैसे बना? अच्छा केतन नाइक जी को बोलने दीजिए, मैं फिर अब मोदी साहब आपके बताता हूँ। केतन नाइक जी बोलिए, जवाब तो लीजिए। हाँ बोलिए। ऐसी बात है नासिर जी, मुझे लगता है मैं उनकी पहली मुलाकात है मेरी उनकी, लेकिन अगर आप न्यूज फॉलो करते होंगे, आपने अगर राज साहब के अभी जो रिसेंट जो भी भाषण, जो सभाएं हमारी हुई, वो अगर आपने देखी होगी तो ये सवाल आप मुझसे नहीं करते। राज साहब जी ने क्लियर कहा है कि जिस व्यक्ति ने, जिसकी पॉलिसी से लेके मुझे परहेज या जो पॉलिसी मुझे पसंद नहीं आई, उसका विरोध उस समय पे पुरजोर तरीके से हमारी तरफ से किया गया। आज की जो विरोधी पार्टी है, सुनिए, आप सुन लीजिए पूरी। नासिर साहब जरा सुनिए, नासिर जी जरा सुनिए, 2 मिनट सुनिए। बोलिए केतन नाइक जी। प्रदीप जी ऐसा है कि जब भी कोई आज के विरोधी पक्ष आप देख लीजिए,
आज का प्रमुख विरोधी पक्ष अगर कांग्रेस पार्टी है, तो क्यों नहीं जितने तगड़े तरीके से राज साहब ने विरोध किया उस वक्त मोदी जी का, उतने तगड़े तरीके से कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? तो जब विरोध होता है तो विरोध पुरजोर तरीके से किया जाता है, और राज साहब ने उस वक्त किया। जो मुद्दे नोटबंदी से लेके सर्जिकल स्ट्राइक से लेके सारी पुलवामा हमला, जो भी उस समय के मुद्दे थे, उनका उन्होंने विरोध किया। आज वो समर्थन अगर दे रहे, तो ये मोदी जी के सबसे से ज्यादा राहुल जी का फेलियर। जी मैं बोलना चाहूंगा कुछ इस मामले में। मोदी जी, पंकज मोदी जी, अब नासिर साहब जरा सुनिए, आर्टिकल बोल दिया पंकज मोदी बहुत समय से शांत बैठे, उनको बोल लीजिए। पंकज मोदी जी, आपने राज साहब का केतन जी का स्टेटमेंट सुना, नासिर हुसैन साहब ने सुनिए, पंकज मोदी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं आपके पास नासिर हुसैन साहब मैं आपके पास आता हूं। I'll come back to you। पंकज मोदी जी, राज साहब जिस तरह से आर्टिकल की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, जिस तरह से बात अभी नासिर भाई कर रहे थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उस समय कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस इस चीज को भूल गई कि भारत के टुकड़े करने वाले कांग्रेस ही हैं। भारत के आज 2 टुकड़े हुए हैं, पाकिस्तान और 2 बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान तो पश्चिमी पाकिस्तान, तो बनाने वाले कांग्रेस वाले ही हैं। तो जिस तरह का ध्यान होना, और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आप सुनने की 2 मिनट सुनिए, नासिर हुसैन साहब बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए, ज्यादा बेटर रहेगा, बीच में मत बोलिए। हाँ, और दूसरी बात मैं बोलूंगा, अब आप जरा बैठ के पानी पी लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बोलिए। एक बात और बोलना चाहूंगा, सुनिए मेरी बात को कायम करिए, मेरे पे पर्सनल अटैक मत करिए, आप अपनी पार्टी की पर्सनल अटैक बोलने तो दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। नासिर हुसैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद नासिर जी, अपनी पार्टी की बात रखने नासिर जी पार्टी की बात कर रहा हूं। अगर देश के विरोध में आप रहेंगे तो मेरे लिए पर्सनल अटैक से कहीं ज्यादा होगा। नासिर हुसैन जी रखनी होगी, जरा बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह की बातें नासिर साहब कर रहे थे कि उन्होंने नासिर साहब उनको मुस्लिम इनकी कर्नाटका में सरकार रिजर्वेशन में मुस्लिमों को दे रही थी कि नहीं दे रही थी? जरा वो राजशेखर रेड्डी जब कांग्रेस में थे आंध्र प्रदेश में तो दे रही थी कि ओबीसी के आरक्षण से दे रही थी। और इनका पूरा मैनिफेस्टो, आज इनका पूरा मैनिफेस्टो आप देखें तो मुस्लिम लीग की इसमें छूट दिखती है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण इतने अंधे हो चुके हैं, उनको देश विरोध दिखाई नहीं दे रहा। और इनको बोलिए बीच में ना बोले, ये शांति से सुने। और जिस तरह से राज साहब की ये बात कर रहे हैं, तो राज साहब ने शुरू से क्या मुद्दों के आधार पर वो समर्थन दे रहे हैं, देश की प्रगति में प्रधानमंत्री के साथ वो कदम से कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो साथ दे रहता है। तो किसी पे पर्सनल अटैक करे तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। राज साहब ने जब विरोध करना था, जब उन्हें कोई नीति गलत लगी तो उन्होंने उसका विरोध किया। और ये एक लोकतंत्र में इस चीज की खूबसूरती है कि अगर किसी चीज की आपको विरोध करना है तो आप बातें रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान प्रेम दिखाने लग जाए। तो राज साहब का अगर कोई किसी चीज में भाजपा के किसी नीतियों में थी तो उन्होंने अच्छे तरीके से रखा। ये कांग्रेस की तरह नहीं जाकर पाकिस्तान में बोलते हैं कि मोदी जी को हटाओ, या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, या फिर जिस तरह से उनके कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष बोल रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि विधानसभा में विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि उज्जवल उनका पे जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो वो एक तरह से पाकिस्तान को खुली छूट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नासिर साहब भी उसी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जरा से इनको समझना चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण से इस देश का नुकसान ही हुआ है आज तक जिस तरह। और मैं मुसलमानों को भी बोलना चाहूंगा, जिस तरह की राजनीति कांग्रेस ने इतने दिनों से की है, वो मुसलमानों को और गरीब बना के रखना चाहते हैं। मुसलमानों को अगर आगे बढ़ना है तो मोदी जी के साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के साथ रास्ते पे चलना पड़ेगा, न कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पे। ये सिर्फ बांटो और राज करो की राजनीति करते आए हैं, और देश की जनता इस चीज को भली भांति समझेगी। और मैं अपने केतन भाई को इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा कि उनकी पार्टी ने हमारे साथ बहुत अच्छे से समर्थन दिया है, और महाराष्ट्र की जनता इस चीज को अच्छे से ले रही है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उसमें मन से हो चाहे जो भी पार्टियां हमारे साथ जुड़ी है, हमारी पंतप्रधान मोदी जी के साथ चल रही है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। नासिर हुसैन साहब के पास, नासिर हुसैन साहब आप नहीं बोलिए आप एक मिनट, अब मैं उनकी बातों को मैं जवाब देता हूँ। उन पे पर्सनल मेरा कुछ भी नहीं। अभी हमारी इन्होंने मैनिफेस्टो पे उंगली उठाई। हाँ। मैं 48 पेज का हमारा मैनिफेस्टो है। आप बताइए यहाँ मुस्लिम शब्द कहाँ है? अगर आपने पूरा हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है तो पूरा मैं आपको भेजता हूँ, आप बताइए कहाँ। बोलो तो मुस्लिम ही है ना, किस तरह की बातें कर रहे हैं, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? 70 सालों से आपने ना पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। ये बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दिया कीजिए। ये ना ये दिखाने वाला सिस्टम अपने पास रखा कीजिए। समझे? बात ही नहीं सुनना चाहते समझ नहीं बनता अच्छे तरीके से।
ये आप तुलसीराम लोगों के की पास मोदी जी जरा सुनिए, मोदी जी जरा सुनिए, पहले सुनिए। और मुस्लिम समाज भी समझ रहा है। मोदी जी आप जरा सुनिए ना, आप सुनिए जो बोल रहे हैं, फिर इसका विरोध कीजिए आप। जनता को जनता इस बात को भली भांति समझ रही है। मैं ऐसे हिस्सों में मैं कहता हूं, अगर आपको बात करना फिर तर्कों में बात करिए मेरे भाई। बोलिए बोलिए नासिर हुसैन जी, बोलिए बोलिए। आप किसको मुस्लिम बोलना चाहते हैं? की बात समुदाय को मुस्लिम बोलना चाहते हैं? मैं बहस कर रहा कौन सा मुस्लिम? आप मैनिफेस्टो है, आप बताइए मैनिफेस्टो में कहां लिखा है मुस्लिम साहब? हम बात करते हैं बराबरी की हिस्सेदारी की, हम बात करते हैं ओबीसी की, हम बात करते हैं महिलाओं की, हम बात करते हैं गरीबों की, हम बात करते हैं किसानों की। तो आपको किसानों पे अगर जवाब देना है तो दीजिए, आप ओबीसी पे जवाब देना है दीजिए। आप उस पे बात नहीं करके आप माइनॉरिटी की बात को करें। माइनॉरिटी इज नॉट अ मुस्लिम। माइनॉरिटी में सिख भी है, जैन भी है, मुस्लिम भी है, दूसरे तबके भी है। आप उनको क्यों मुस्लिमों से जोड़ रहे हैं? हम कहते क्या हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की बात करना गुनाह है? आप बताइए, अगर सिखों को, मुस्लिमों को, ओबीसी को, सबको अगर हम न्याय देने की बात करते हैं, क्या गुनाह? वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? हम उनको लिए हक के हकूक की बात नहीं करेंगे? और रहा उज्ज्वल निगम साहब ने ही एक रूमर फैलाया था कि कसाब को बिरयानी खिलाया जा रहा है। बात उन्होंने माना ना कि हमने ये गलत बयानबाजी किया था, ये काम नहीं था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया कि कसाब को बिरयानी खिलाया जा रहा है, जबकि उज्ज्वल निगम साहब को माफी मांगना पड़ा। आपको पता उसके लिए होगा। बोला जा सकता है, तो लेकिन आप उसके लिए आप देश की जनता के और देश के इतने बड़े जो कसाब को उसके खिलाफ बोलेंगे, इस चीज को तो समझिए। किसको एक कसाब के प्रति आप प्रेम दिखा रहे हैं कि अगर वो बिरयानी खिलाए तो बोलना में क्या गलत है? कसाब को फांसी दिलाने वाली हमारी ही सरकार है, आप कैसी बात कर रहे हो? हमने उनको फंदे पे लटकाया है, आप कैसी बात कर रहे हो? आप कसाब की बात करो। आप बताइए, जितने भी फांसी पे लटके वो कांग्रेस के राज में लटके हैं। आप बताओ ना, हमने किसको छोड़ा है? आप देखिए, किसी पर्सनल लोगों के बात को कांग्रेस का विजन मत बनाया करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, विजय वटीवार साहब ने जो बोला है वो एक किताब को कोट किया है, उस किताब का नाम भी बताया कि एचएन मुशर्रफ ने उस किताब को लिखा, उसको कोट किया है। उन्होंने उस बयान उसको समर्थन नहीं दे रहे। आपने सुना होगा विजय वटीवार साहब के, आप ईमानदारी पे उंगली नहीं उठा सकते, उनके देशभक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते। वो नहीं, मैं कह रहा हूं, उन्होंने उस किताब को बताया, उस किताब को आपको बैन करना चाहिए था। आपको उस किताब को आने क्यों दिया महाराष्ट्र में? आप बताइए ना, आपको उस पर बैन कर देना चाहिए, खत्म हो जाता मैटर। उन्होंने उसका आईना तो दिखाया कि वो किताब कहां कहां सर्कुलेट हो रहा है। तो आप बात करिए। आज भी मैं कहता हूं किसानों पे बात कर लीजिए। आप बताइए ना, मणिपुर पे आपने कितना बार मुझसे बात किया? आप अभी 1 घंटे के शो में एक बार आपने मणिपुर की बात की कि उनके महिलाओं की अस्मिताओं को लूटा गया? कभी आपने बात की? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आपने लोकतंत्र पे कायम है तो लोकतंत्र पे बात आइए ना। मणिपुर में हमारी सरकार को गिराया, महाराष्ट्र में हमारी सरकार को गिराया, गोवा में हमारी सरकार को गिराया। हाल फिलहाल में आपके कांग्रेस के एक नेता राधिका खेरा जी ने आरोप लगाया कि उनके कांग्रेस के नेता उनके साथ किस तरह केतन नाइक जी बहुत समय से मैं आपके पास नासिर हुसैन साहब, मोदी साहब जरा रुकिए। केतन नाइक जी, राज ठाकरे जी आज कोंकण दौरा में थे। राज ठाकरे साहब नारायण राणे जी के हुसैन साहब, नासिर हुसैन जी जो सुनिए, केतन नाइक जी राज ठाकरे जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी का जो लोभ है, सत्ते के लिए लोभ है, उस लोभ ने उनको एमवीए के साथ जोड़ दिया, कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, शरद पवार जी के साथ जोड़ दिया। अगर बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर बनाते तो शायद उद्धव ठाकरे जाते नहीं। केतन नाइक जी, केतन नाइक जी बोलिए। केतन नाइक जी बोलिए। अरे आपकी पार्टी ने क्या उस नेताओं को निकाला? आपकी पार्टी ने उन नेताओं पे कार्रवाई की क्या? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उसके अलावा आपके नेताओं ने क्या महिला नासिर हुसैन जी पर जो आरोप लगाया उसके नासिर हुसैन जी एक मिनट मनसे के पास जाते हैं, केतन नाइक जी के पास जाते हैं। पंकज मोदी जी 2 मिनट सुनिए। केतन नाइक जी, राज ठाकरे जी आज सवाल लिए। नासिर हुसैन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, नासिर हुसैन साहब, नासिर हुसैन जी आपके पास आ रहा हूं। नासिर हुसैन जी, ये आज इंपॉर्टेंट चीज है। राज ठाकरे साहब ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को सत्ते का मोह ने एमवीए के साथ जोड़ दिया। केतन नाइक जी, ये उद्धव ठाकरे जी पर आलोचना किया है राज साहब ठाकरे की सत्ते का लोभ है जो शरद पवार जी और कांग्रेस के साथ जुड़े। केतन नाइक जी। सर, ये तो बिल्कुल ही सच बात है। आपने देखा होगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की पूरी आज तक की राजनीति कांग्रेस का विरोध करने में गई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शिव सैनिकों को हमेशा कांग्रेस से लड़ने के लिए सामने खड़ा किया। कांग्रेस के साथ लड़के शिवसेना जैसी पार्टी सत्ता में आई
और आज उन्हीं के सुपुत्र उनके साथ एक अलायंस बना के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने 2.5 साल सरकार चलाई। नवाब मलिक जैसे व्यक्ति जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा। इतना ही नहीं, जेल में जाने के बावजूद उनको मंत्री कायम रखा। तो ऐसी हरकतें करने वाले और ऐसे एक नए आयाम सेट करने वाले अगर उद्धव जी ठाकरे रहे तो उनका विरोध तो होगा। उनके बारे में जो बोला गया ये पूरा सत्ता के लिए उन्होंने किया गया। सर, आज एकनाथ शिंदे जी हमारे जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक सभा में कोट किया है कि आनंद दिघे साहब, जब वो राज साहब जब नए नए राजनीति में थे, तब आनंद दिघे साहब ने कहा था कि राज साहब जी को शिवसेना का कार्याध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। और जब उन्होंने ये नाम प्रपोज किया, उसके बाद में ही आनंद दिघे जी को भी विरोध किया गया। और राज साहब का तो क्या हुआ आप आगे देखते हैं, आज हमारी पार्टी अलग बन पड़ी है। तो जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी की सत्ता और इस महाराष्ट्र की सत्ता में इतना मतलब उनको इतनी जरूरी लगती है कि वो अपने पूरे विचार को 360 यूटर्न ले सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आलोचना करना एक राजकीय कार्यकर्ता बोल के हम जरूरी समझते हैं। ना, मैं मोदी साहब आपके पास, पंकज मोदी जी, मैं हुसैन साहब आपके पास आ रहा हूं। पहले 2 मिनट इनको बोलने दीजिए। पंकज मोदी जी, उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि गद्दारों का तड़ीपार होगा, अब की बार तड़ीपार, अब की बार तड़ीपार। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार। कैसे देखते हो पंकज मोदी जी? उसके बाद नासिर हुसैन साहब के पास जाता हूं। बोलिए बोलिए। इजाजत दीजिए, मुझे एक पार्टी के मेड़ावे को अटेंड करना है। Okay, we'll connect here. Thanks, Kedan Naik ji. We are being joined by B.N. Kumar. Thank you so much, Kedan Naik ji. We'll join by B.N. Kumar ji. Pankaj Modi ji, आपने सुना? Can we have them on the screen, please? पंकज मोदी जी, आप बोलिए, अब की बार 400 पार के नारा है। हाँ, नासिर हुसैन साहब, आप बोलना चाहते हो तो उस विषय में बोलिए जो आप बोलना चाहते थे। आप बोले कि यू वांटेड टू इंटरप्ट जो केदार नाइक जी ने बोला। नासिर हुसैन साहब, मैं जवाब दूं? हाँ, बोलिए नासिर हुसैन साहब बोलिए। हाँ, अभी आपके वो वक्ता तो चले गए, नहीं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे कि कांग्रेस के विरोध में पूरी जिंदगी उन्होंने राजनीति की, हो सकता है की भी हो, पर इसी देश में जब इमरजेंसी लगता है तो उसके सपोर्ट में कौन शख्स खड़ा था? महाराष्ट्र में कोई खड़ा था तो बाला साहब ठाकरे ही खड़े थे। तो आपने बाला साहब ठाकरे के विरोध में हमारे खड़े थे, हमारे उस इमरजेंसी के सपोर्ट में इंदिरा गांधी के साथ खड़े थे। आप बताइए, प्रतिभा पाटिल के इलेक्शन हो रही थी राष्ट्रपति का, कौन किसके साथ खड़े थे? एक तरफ एनडीए की राष्ट्रपति कैंडिडेट थे, एक तरफ यूपीए की थी, तो यूपीए के साथ खड़े रहे, कांग्रेस के साथ खड़े। प्रणब मुखर्जी किसके साथ खड़े रहे? बाला साहब ठाकरे हमारे साथ खड़े रहे। तो आप कैसे कह सकते हो आपकी अलायंस पीडीपी के साथ हो जाए तो बेहतर है, अननेचुरल अलायंस हमारे साथ इनके अलायंस हो तो आपको बहुत बुरा लगता है? तो बाला साहब ठाकरे और हमारे रिलेशन को नहीं मालूम है इंदिरा गांधी के साथ उनके कितने अच्छे रिलेशन, इंदिरा गांधी के साथ कैसे उनके बेहतर रिलेशन हुआ, उन्हें नहीं पता है कि इंदिरा गांधी ने कई बार इमरजेंसी में उनके साथ खड़े हो गए। तमाम नेता, जितने बीजेपी के नेता हमारे खिलाफ पूरे देश में घूम रहे थे, तो महाराष्ट्र में एक शेर जाग के बोलता है इमरजेंसी इस देश के इस लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर हुआ, ये इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी था। तो कभी आप उसके लिए निंदा करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप गलत बयानबाजी करके सिर्फ अपने लोगों का वक्त बर्बाद मत करिए, आप अपने देश के लोगों के लिए काम करिए। देश की आवाम बताएगी कि किसको कितना वोट ताकत बची है, कौन किसके साथ खड़ी रहेगी। ये इलेक्शन 2024 में आप भी जनता के बीच में, हम भी जनता के बीच में, आवाम दोनों को फैसला सुन रही है। आप क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। अगर किसी प्रवक्ताओं ने अगर पार्टी छोड़ दी किसी, तो प्रवक्ता कभी नेता नहीं होता है। प्रवक्ता को लीडर बनाने का काम अगर करने लगेंगे तो लीडरशिप ही खत्म हो जाएगी। एक राधिका खेरे जी ने अगर कुछ बयान दिया है, आप उस बयान पे आप अगर मुद्दा करेंगे, डिबेट करेंगे, तो कोई मायने नहीं रखता है। वहां पे छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आप वहां पे जाके वहां पे पुलिस कंप्लेन करते हैं, उनपे उसकी जांच करते हैं, उस बात खत्म हो जाती। अगर कांग्रेस का कोई भी शख्स उठा के जेल में डाल दो, मगर आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं उतनी देर से, तो ये नहीं चलेगा। नासिर हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस से एक्सोडस हो, आपने अभी राधिका खेरा जी के बात किए, उससे पहले अशोक चौहान जी, फिर उससे पहले गौरव वल्लभ जी, मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी, ये सब कांग्रेस से एक्सोडस किस प्रकार से हो रहे हैं? आप इस पर कुछ अगर इफ यू वांट टू टॉक ऑन दैट, नासिर साहब, ये जो एक्सोडस है, राधिका खेरा हो गया, अशोक चौहान हो, गौरव वल्लभ हो गए, मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी, एक से एक बड़े दिग्गज नेता है, वो धीरे धीरे छोड़ के इस तरफ क्यों जा रहे हैं?
ठीक है, सबकी अपनी मजबूरियां है, कौन क्यों जा रहा है, किसी को एमपी बनना है, किसी को अपने परिवार को बचाना है, किसी को अपने दौलत को बचाना है, किसी को अपने रुतबे को बचाना है। सब अपने लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। देश के लिए लड़ना है तो मैं बार बार एक कोट करता हूं मौलाना आजाद को। मौलाना आजाद की सोच रखिए। मौलाना आजाद, जब मैंने पहले भी आपके एक बार शो में कहा था, मौलाना एक चंद मिनट की बात है, बस एक लाइन में मैं बात खत्म कर दूंगा। मौलाना आजाद जेल के सलाखों में है और उनकी वाइफ पेट पे है और उनके पंडित नेहरू कहते हैं कि तुम एक एप्लीकेशन दे के बाहर जाके अपनी वाइफ की देखरेख करो। तो मौलाना आजाद ने वहां पे क्या बयान दिया कि मुझे ये आजादी नहीं चाहिए जो अंग्रेजों के सामने मैं अपनी पत्र लगाऊं और उनसे माफी मांगना लिखूं और उनसे क्षमा पत्र मांग के मैं बाहर जाऊं। चंद दिनों के बाद उनकी मिसेज गुजर जाती है, दुनिया से रुखसत हो जाती है। फिर मौलाना आजाद को पंडित नेहरू बोलते हैं तुम्हारी मिसेज चली गई, तुम चले जाओ और वो अपनी वाइफ के अंतिम संस्कार में हो जाओ, एक पत्र एप्लीकेशन दे के बाहर चले जाओ। उन्होंने क्या कहा, ये चंद दिनों की आजादी नहीं चाहिए, आजादी चाहिए तो तमाम देश के लिए चाहिए। उस ऐसे आजादी को मैं ठोकर मारता हूं। तो वो जेल के सलाखों को कबूल कर लिया, अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। तो आप बताइए वो सोच मौलाना आजाद की होनी चाहिए कि सर नहीं, आज वक्त है इनसे लड़ने का, तो आप पार्टी छोड़ के भाग लो। क्यों? सिर्फ अपने घर की दौलत बचाना है, किसी को एमपी बनना है। अशोक चौहान साहब को पार्टी ने क्या नहीं दिया? अशोक चौहान को अशोक चौहान बनाया, अशोक चौहान को वहां तक पहुंचाया जहां उनकी रुतबा नहीं थी, फिर भी वो छोड़ के गए। तो ऐसी चंद रात में नहीं पलट जाते हैं, कोई ना कोई तो मजबूरियां रही होगी, नहीं तो मजबूरियां नहीं होती तो वो नहीं जाते। बाबा सिद्दीकी को पहचान कांग्रेस ने दी, आज वो हमारे साथ गदा। मिलिंद देवरा साहब को क्या, मिलिंद देवरा साहब को सबसे यंगेस्ट आगे बढ़ाया गया, फिर वो हमें धोखा देके जाते। तो ऐसे लोगों की सिर्फ अपने लिए राजनीति होती है, लोगों के लिए नहीं है। आप चेहरे पे आवाम उसे देख रही है कि कांग्रेस ने इन नेताओं को कहां दिया। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों को नहीं दे पाए, कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए लोगों को आप अगर सब कुछ दे रहे, तो बीजेपी के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि सारी सीटें कांग्रेस से आए हुए लोगों के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है। पर आप देखिएगा चंद दिनों में भारतीय जनता पार्टी में एक इंपोर्ट के हुए लीडरों की एक लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, अपने नेता पंकज मोदी जी बोलिए। पंकज मोदी जी, कांग्रेस ने इनको बढ़ाया है, फिर भी कांग्रेस के साथ दगा करते, तो जनता देख रही है। हम इसकी परवाह नहीं करते कौन हमारे साथ है, पर देश की आवाम हमारे साथ है या नहीं है ये बहुत मायने रखता है। देश के लोग हमारे साथ है कि ये मायने रखता है। देश के लोगों ने डिसाइड किया है 2024 में, आप देखिएगा 150 से ज्यादा इनकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, 150 पे ये सिमट जाएंगे। क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं पूरे बिहार में, मैं बहुत सारी स्टेटों में मैं घूमकर आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं साउथ में इनके पास सीट नहीं है। सुन लीजिए, साउथ में इनके पास सीट कम बची है, नॉर्थ में ये घबराए हुए हैं। तो मैं बोलता हूं ना, साउथ हाफ है, नॉर्थ हाफ है, तो इनकी हालत गिड़गिड़ाई। आज आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, आज इनकी सीट बचाना मुश्किल हो पा रही है। कैंडिडेट खड़ा होने के लिए बीएल कुमार जी नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। मैं बोलना चाहूंगा, आप पंकज मोदी जी बोलिए। अलायंस के नेता पंकज नासिर हुसैन साहब को सुनिए। राहुल गांधी जी ने गारंटी दिया 150 सीट बीजेपी के ले लेंगे। दिल्ली में 7 चुनाव लड़ रही है और पंजाब में अलग हो रही है, और ये हमें अलायंस की ज्ञान दे रहा है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इन 10 सालों में इतने जनधन अकाउंट खोले, इतने सारे योजनाएं चलाई हैं, जिसका परिणाम होगा कि देश की जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। आज उज्ज्वला योजना के कारण महिलाओं को इतनी ज्यादा सम्मान मिल रहा है। नासिर साहब सुनिए, जनधन अकाउंट के लिए किसान सम्मान निधि की बात करें, तो ये कांग्रेस के नेता ये पचा ही नहीं पा रहे कि जो ये गरीबी हटाओ का नारा दिया करते थे और गरीब को गरीब ही रखते थे। नासिर साहब आपके पास आ रहा हूं। गरीबी रेखा से नीचे आकर अच्छे मिडिल क्लास जीवन जी रहे हैं। तो ये मैं इनको बोलना चाहूंगा, इनको बीच में मत बोली, इनकी आवाज मुझे दोबारा ये निकलने की कोशिश मत कर। मैंने कौन सी आपके अलायंस पे उंगली उठाई है, पहले ये बताएं। मैंने कौन सी आपके अलायंस की बात की? नासिर साहब जरा सुनिए। हमें महाराष्ट्र में चुनौती दे रहे, तो हमें महाराष्ट्र में चुनौती दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र में चुनौती आप अपने गिरेबान में जरा झांक लेना। केरला बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है और केरला में कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनके राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में डी राजा ने अपनी पत्नी जी को खड़ा कर रखा है। तो ये इनका अलायंस केवल एक ना, बेसिकली अपॉर्चुनिस्ट लोगों की एक अलायंस बना रखी थी इन्होंने कि किसी तरह मोदी हटाओ के नारे के साथ ये लोग चल रहे थे, बाकी इनका कुछ एक विजन था ही नहीं। और मैं बता रहा हूँ, देश की अजीत पवार से कौन सी अलायंस है आपकी? पीडीपी से कौन सी अलायंस रही आपकी? अरे हमने देश के विकास को, देश की जनता को सर्वोपरि रखा। जो भी अलायंस किए हैं, देश को हमेशा सर्वोच्च रखे किया। आप कितना नहीं देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ आप जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ जुड़े हुए हैं। अजीत पवार साहब को क्या कहा था? नेचुरल करप्ट पार्टी है,
70,000 करोड़ का स्कीम है। आंध्रा में 2 दिन पहले बोलते हैं, तीसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करते हैं। आप कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हैं? क्या अजीत पवार को हमने गाली दी थी? क्या आपने गाली दी थी? अजीत पवार के खिलाफ किसने बोला था? नासिर हुसैन ने बोला था, कांग्रेस ने बोला था, कि आपने बोला था? अभी मैंने आपसे ये बात पूछना था, शराब घोटाले को सबसे पहले उजागर आपकी पार्टी ने किया था। केजरीवाल के खिलाफ सबसे पहले बयान देने वाले अजय माकन थे, और आप अभी मेरे बारे में नहीं शराब घोटाले के आरोपी आप मेरे बारे में नहीं जानते। केजरीवाल के खिलाफ केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी तैयार कर रही थी। आप मुझे नहीं जानते। इनकी दोहरी नीति केजरीवाल के फेवर में आप खड़े हो सकते हैं, गाली देते थे, और जो केजरीवाल के खिलाफ इतनी मोटी नासिर हुसैन केजरीवाल के फेवर में बात नहीं करता है। आपको नहीं मालूम, उनकी पार्टी उनके साथ अरे भाई आपको नहीं मालूम है, आपको हिम्मत नहीं है, नासिर हुसैन में हिम्मत है। अरे नासिर हुसैन में हिम्मत है केजरीवाल को गलत बोलने की, आप में हिम्मत है अजीत पवार को गलत बोलने की, चलो है हिम्मत है, हम सबके खिलाफ बोलते हैं। हमारी जांच केजरीवाल गलत है, आप में हिम्मत है तो बोलो अजीत पवार गलत है, बोलो। आप ये चीज का नासिर हुसैन करके की चोट पे बोलता है केजरीवाल का वायलेंस नहीं होना चाहिए, पर आप में हिम्मत है तो बोलो अजीत पवार का वायलेंस नहीं होना चाहिए, बोलो। आप जो ये डिबेट हमें दे रहे हैं कि हमें मैं बीएन कुमार के पास जाता हूँ। बीएन कुमार जी, नासिर हुसैन, अब सुनिए, यहाँ पर नासिर हुसैन जी जरा सुनिए। बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, आज कल शायद चुनाव का 3rd फेज होगा। बीएन कुमार जी, वातावरण किस प्रकार से देखते हो? बीएन कुमार जी, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, 3rd फेज चालू होने वाला है। बीएन कुमार जी, बीएन कुमार जी बोलिए। बीएन कुमार, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, बीएन कुमार जी, आप 3rd फेज में तक आप कैसे देखते हो चुनाव को? किस प्रकार से देखते हो बीएन कुमार जी? बीएन कुमार, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ बोलिए। 3rd फेज कल होगा, तो किस प्रकार से देखते हो आप? हाउ इज द इलेक्शन टर्निंग आउट टू बी? नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी। पंकज मोदी जी ने पूरा रिपोर्ट कार्ड सुना दिए नरेंद्र मोदी जी के। नासिर हुसैन साहब ने जो आलोचना करना था वो कर लिया। आप इंडिपेंडेंटली कैसे देखते हो उस चुनाव को? बीएन कुमार जी, आपका सवाल सुना नहीं दिया, प्रदीप जी एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। नरेंद्र मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड है, गरीब कल्याण स्कीम से लेके 5th बिगेस्ट इकोनॉमी से लेके डिजिटल रेवोल्यूशन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक वगैरह वगैरह। नासिर हुसैन साहब का कहना है कि डेफिशिएंसीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ नहीं है, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, फार्मर्स इशू, बेरोजगार, एवरीथिंग। नाउ हाउ डू यू सी द 3rd फेज कमिंग अप टुमारो? कैसे देखते हो आप चुनाव को? सबसे पहले कि इलेक्शनियरिंग जो अभी आज की तारीख में जो चल रहा है, इतनी नीचे लेवल पे पहले कभी नहीं हुआ था। एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस वगैरह, पर्सनल एलिगेशंस, ये सब नहीं होनी चाहिए। पार्टी जो भी है, वेदर बीजेपी, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, मुद्दे भी बात करनी चाहिए। इसलिए नागरिक के सामने, वोटर के सामने इश्यू क्या है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ों को लेकर बात कीजिए ना। अपने मैनिफेस्टो को लेकर बात कीजिए। मैनिफेस्टो में है, जो नहीं है उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली मिसलीडिंग एंड डाइवर्टिंग द टोटल अटेंशन फ्रॉम द मेन इश्यूज। बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड वर्सेस राहुल गांधी जी के 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस और 25 गारंटी। बीएन कुमार जी बोलिए, उसके बाद मैं उनके पास जाता हूं। बीजेपी, राहुल गांधी ने अपने 25 गारंटी सामने रखा लोगों को, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, वेदर कांग्रेस एंड अलायंस कैन डिलीवर और नॉट। और बीजेपी की जो है, बीजेपी 10 साल में जो काम किया उस चीज को सामने रखनी चाहिए ना। अभी मोदी गारंटी करके मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें जितने भी मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं सारे, मोस्ट ऑफ द मीन्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर बाय 2047, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में। अब अभी तक 10 साल में जो हुआ है उसके बारे में बात करनी चाहिए ना, बट दैट इज नॉट कमिंग आउट वेरी क्लियरली। आज के तारीख में जितने भी भाषण आ रहे हैं, वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, it is only allegations and counter allegations. जो वो the things like मंगलसूत्र छीन लूंगा, आपका भैंस लेके जाएगा, आपका एक घर लेके जाएगा, these are things which are not there in the manifesto. जो मैनिफेस्टो में है उसके ऊपर बात कीजिए ना। कांग्रेस एक्सरे मशीन, yes, that is another. In fact, the electioneering has become what you call, we have a thing called infotainment. This electioneering has become electainment. आप देखिए, अपना कंगना रनावत की जो स्टेटमेंट आती है कितनी हास्यास्पद है। अपने को आज़ादी मिली है 2014 में, असली आज़ादी मिली है, तब तक की आज़ादी भीख में मिली है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, दीज आर नॉट द पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द इलेक्शनरी कैंपेन। इश्यूज क्या है वो बताइए, आप क्या करना चाहते हो। अभी तक आपने 10 साल में क्या किया?
वो रिपोर्ट कार्ड दिखा के बात कीजिए ना। रिपोर्ट कार्ड है सामने, आपको गिनाए पंकज मोदी जी ने। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, फिर 80 करोड़ जनता को मुफ्त खाना, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना 4 करोड़। बोलिए बोलिए, बट पंकज जी, नासिर हुसैन डजंट एग्री विथ यू, इट डजंट एग्री विथ यू। बोलिए पंकज जी, बोलिए पहले, फिर नासिर साहब के पास जाता हूं। 2014 से पहले गरीबों, कितने सारे गरीबों को बैंकिंग सुविधाओं से दूर रखा गया था, ये कांग्रेस भी जानती है। हमने कितने 50 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट खोले गए हैं, इस बात का ज्ञान है सबको कि अगर आज डिजिटल इंडिया हुआ तो उसमें जनधन अकाउंट का कितना बड़ा योगदान है। तो देश की जनता इस चीज को समझ रही है। जनधन अकाउंट खोलना हो या किसान सम्मान निधि हो या फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना हो या फिर स्टार्टअप इंडिया हो या डिजिटल इंडिया हो, इन सब में हमने बहुत सारे काम किए हैं और देश की जनता इस चीज को भली भांति समझती है। हमने शुरू के 2014 से 19 तक हमने पूरी तरीके से देश को जितने गड्ढे में गई हुई थी उसको हमने पहले एक लेवल में लाने की कोशिश की और हमने कभी 2024 में एक विजन दिया 2047 को देश को विकसित बनाने का। तो क्या इस चीज में योगदान, क्या अगर देश 2047 में अगर विकसित हो जाता है तो इसमें पूरे देश में कांग्रेस को भी समर्थन करना चाहिए था। हाँ, अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी, अगर सत्ता पक्षी पार्टी देश को आगे ले जाना चाहिए तो उसमें सहयोग देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का नकारात्मक उन्होंने व्यवहार दिखाया है और जिस तरह का माहौल उन्होंने बनाया है कि जाति जनगणना या जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश आगे जाना चाह रहा था जबकि ये 2 कदम नीचे जाना चाह रहे थे। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने ओबीसी में जिस तरह से सेंध लगाने की कोशिश की है, तो इन सब चीजों पे देश की जनता भली भांति समझ रही है। और अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से बीएन सर ने बोला है, ज्यादातर कांग्रेस के नेता मुझसे पाकिस्तान प्रेम दिखाने लग गया है, तो देश को भटकाने वाली जो जस्टिस में, उसके बाद नासिर साहब के पास जाऊंगा। 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस और 25 गारंटी राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का कहना है रेवोल्यूशनरी स्टेप है, हर सेगमेंट को खुले आम मदद करने वाली बात है। न्याय, 5 न्याय। मोदी साहब, हाँ, तो मैं आप जो विजन 10 सालों में हमारी बीजेपी के जो हमारे काम को उन्होंने जनता ने देखा है, उस चीज को हम अपने गारंटी में रखे हैं और हम उस चीज को, शपथ पत्र को देश की जनता के सामने रख रहे हैं। और कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग की तरह अपने मैनिफेस्टो बनाया उसको भी जनता के सामने समक्ष रख रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग ज्यादातर ना इस चुनाव को दूसरे मुद्दे में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज का जवाब तो हमारे नेताओं को देना ही पड़ेगा। तो इस चीज को दूसरे तरीके से न लिया जाए, इस तरह का ये लिया जाए कि एक चुनावी माहौल है, अगर कोई इंडिविजुअल नेता किसी तरह की टिप्पणी करता है तो उसको इंडिविजुअल तरीके से लिया तो जाए। आप विश्वास नहीं करते कांग्रेस के मैनिफेस्टो, 30 लाख भर्ती, पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी योजना, एमएसपी पर कानून लेके आएंगे, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन वेयर गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न, क्या ये इस चीज को विश्वास नहीं करते आप? 50% जो रिजर्वेशन इसी तरह की कुछ योजनाएं उन्होंने एमपी के जो चुनाव में थे और छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने जनता को भ्रमित करने के लिए दी थी, तो देश की जनता ने इनको नकार दिया था और अच्छे तरीके से समझ गया था कि कांग्रेस जो है एक दिखावे की राजनीति कर रही है, वो बेसिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे विश्वास रखती है और भारत की जनता इस सब चीजों से बहुत आगे निकल चुकी है और 2047 में देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखकर आगे चल रही है। तो जिस हिसाब से अभी 10 सालों में हमने काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में जनता का भरोसा बढ़ा ही है और इस बार जो हमारा नारा है 400 पार का, वो हम किसी तरह अच्छे तरीके से पूरा करेंगे और कांग्रेस का जो हाल होगा 40-50 सीटों से आगे बढ़ने वाली है नहीं। तो मैं अगर कांग्रेस का कहना, राहुल गांधी जी का कहना है 150 सीट मैं छीन लूंगा, जो 303 बीजेपी का है उसमें से 150 सीट राहुल गांधी छीन लेगा, तो आपके पास बचा हुआ है 150 के आसपास। नहीं, मैं बोलूंगा 2014 के चुनाव में जब उनकी करारी हार हुई थी तो वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे कि हमें केजरीवाल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और बहुत सारे नेताओं का नाम ले रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने केजरीवाल को अपना गुरु मान लिया राहुल गांधी ने और जिस तरह की उन्होंने मुफ्त की योजनाएं बना रखी थी दिल्ली में, केजरीवाल ने उसी को फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं। और देश की जनता इन चीजों को समझती है कि देश की जनता मुफ्त के लिए किसी चीज के लिए खड़ी नहीं रहती है, देश की जनता स्वावलंबी बनना चाहती है, देश की जनता देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देना चाहती है। तो राहुल गांधी के गुरु केजरीवाल हैं, आज केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए हैं, तो उसी वही स्थिति अगर वो ज्यादा करें, नेशनल हेराल्ड केस में दोनों माँ बेटे की सरकार अभी बाहर है, तो अब ये जनता समझ ही रही कि किस स्थिति में कांग्रेस की पार्टी अभी है। नासिर हुसैन साहब, कल मोदी जी राम मंदिर गए थे अयोध्या, तो उन्होंने कहा मैं दुआ मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं 140 करोड़ हमारे जनता सबके लिए उन्होंने ब्लेसिंग्स मांगा भगवान राम से। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ढोंग है, ये टोटलिटेरियन तरीके से?
आप कैसे देखते हो नहीं है, नासिर मैं साहब? नहीं कहता हूँ कि वो ढोंग है। मैं समझ गया आपके सवालों को, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं नहीं कहता वो ढोंग है। भगवान के दरबार में गए हैं, वो प्रार्थना देश के लिए कर रहे हैं, वो बेहतर है, भगवान उस दुआ को कबूल भी करे। मगर मेरे दोस्त ने कहा नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। शायद उन्हें मालूम है कि 2 बार निकलता था एक नौजवान, एक नेशनल, जब अंग्रेजों के खिलाफ ये आवाज उठाती थी। ये कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर ये अखबार चलाई थी। नेशनल हेल्थ में कोई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस और तब के लोगों के पैसे नहीं लगे थे। ये कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे से बनी हुई ये अखबार थी, और ये 2 अंग्रेजों के दांते खट्टे कर रही थी। ये आवाज इंकलाब बन के देश में आ रही थी। आप बताते हम पे, अरे हम वो है जो 1500 करोड़ का आनंद भवन इस देश को दे देते। हम ये नहीं देखते हैं ये देश क्या क्या है। हमारी गारंटी, हम अपनी 1500 करोड़ की आनंद भवन इस देश को दे। बोलिए नासिर हुसैन साहब बोलिए। मैं कह रहा हूँ सुन तो लो, आप सुन तो, आपकी बातें सुनी, आपकी बातें सुन ली ना। पंकज जी जरा सुनिए ना, 2 मिनट सुनिए ना। नासिर जी बोलिए। आपको सुनना है सुनो, या नहीं सुनना पंकज मोदी जी जरा सुनिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। नहीं सुनना है। पंकज मोदी जी, आपको सुनना, आप सुनो ना यार, आप सुनो ना, मतलब की पंकज मोदी जी सुनिए 2 मिनट, मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आपके पास आऊंगा। पंकज मोदी जी आपके पास आऊंगा, नासिर जी का सुनिए ना, आपका 5 मिनट बोलिए। आपने साबित कर दिया क्या घोटाला है। जमानत पे जाना स्कैम हो जाता है क्या इस देश में? अदालत ने फैसला दे दिया घोटाला। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे आप बात, पंकज मोदी जी, आप यानी आप 5 मिनट बोले, जरा उनको सुनिए। आप जनता आप 5 मिनट अनइंटरप्टेड बोलिए, जरा सुनिए नासिर जी। अदालत ने कहा है कि ये स्कीम है। कौन सी अदालत का फैसला आ गया? कौन सी अदालत का फैसला आ गया कि ये घोटाला है? अरे कौन सी बच्चे की तरह बात कर रहे हो? कौन सी देश की अदालत ने फैसला दिया? नासिर जी, अरे आप मोदी जी की गारंटी में आप बताता हूँ। मोदी जी ने गारंटी कहा था कि हर साल में स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कौन सी मैं स्मार्ट सिटी का नाम बताओ? मोदी जी ने कहा था हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। बताओ 20 करोड़ कौन सा वो रोजगार है जिसको मिला? बताओ मोदी जी ने कहा था हर घर जितनी रोडें बनी, आप जरा कभी बाहर निकलते हैं कि नहीं? जरा रोड की स्थिति अभी देखिए, किस स्थिति में हमने रोडों का नवनिर्माण करवाया। हिंदुस्तान की आवाम पूछ रही है, 100 दिन का गारंटी दी और 2024 हमारी आएगी तो 100 दिन के विजन पे चलेंगे। आपका कोई विजन नहीं है, विजन बीजेपी दे रही है और इस चीज को जनता हाथों हाथ धर रही है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा था पेट्रोल 30 रुपए में आएगा। इंजीनियरिंग साउंड, मोदी जी की गारंटी बता रहे हैं। आप नेशनल हेल्थ अपने अखबार पढ़ा नहीं है, नेशनल हेल्थ का इतिहास जानते? हेलो, बोलिए। नेशनल हेल्थ का इतिहास आपको नहीं मालूम है? नेशनल हेल्थ अगर अखबार पढ़ा है कैसे? अरे उसका इतिहास मुझे सब पता है, इसके उसके इतिहास से क्या लेना? अगर उसका इतिहास है तो क्या राहुल गांधी की अदालत ने कहा कि ये स्कीम है? मैं जानना चाहता हूँ, देश की जनता को बताइए, कौन सी देश की जनता ने कहा कि हिंदुस्तान की ये स्कीम है? अगर आपके पास जवाब, आपके हिंदुस्तान की अदालत ने बताया क्या? अगर अमित शाह को तरीपार बोला था, अमित शाह को तरीपार कहा था, तो क्या कांग्रेस ने कहा कि वो तरीपार नहीं? अदालत ने छोड़ दिया। तो देश की जनता ने चीज को समझा, किस तरह से चक्रव्यूह रचा, किस तरह से फंसाने की कोशिश की अमित शाह और या नरेंद्र मोदी। देश की जनता ने इसका जवाब आपको बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। आपको हर लोग गुजरात के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। जिस तरह का आपने गंदा खेल खेला था 2000 गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अमित शाह जी के खिलाफ, वो देश की जनता भली भांति समझती है। कांग्रेस ने नीचा की सारी हदें पार कर दी थी मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी एकदम पूरी तरीके से पाक साफ घोषित किया गया है, तब वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आप बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अभी कम टू द एंड ऑफ प्रोग्राम। बीएन कुमार जी, आपने दोनों का सुना। 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी जी। नासिर हुसैन साहब, राहुल गांधी जी का कहना है 150 सीट हम बीजेपी के ले लेंगे, 303 में से 150 राहुल गांधी ले लेगा। बीएन कुमार जी बोलिए योर फाइनल सबमिशन। यू केम अ बिट लेट। बीएन कुमार जी, कैन यू हियर मी? बीएन कुमार जी, कैन यू हियर मी? आवाज बंद कर बोलो। मैं बोलूं कि आप बोलिए। बीजेपी का कहना है 400 पार, राहुल गांधी जी का कहना है 150 सीट ले लेंगे इनका, 150 सीट बीजेपी। हाउ डू बीएन कुमार जी बोलिए, फाइनल वर्ड। जी बीएन सर बोलिए। बीएन कुमार सवाल जी सुनाई नहीं दिया प्रदीप जी। हाँ बोलिए। रिपीट कीजिए प्लीज। हाँ बोलो। नहीं, आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, रिपीट कीजिए।
रिपीट ये है कि बीजेपी कह रहा 400 पार, राहुल गांधी जी कह रहा 150 सीट हम लोग बीजेपी का छीन लेंगे, यानी 303 से 150 ले लेंगे। तो हाउ डू यू सी क्या इक्वेशन है? अभी तो इक्वेशन देखना मुश्किल है। जून 4 तारीख को ही मालूम पड़ेगा किसने कितना छीना, किसको कितना मिला है। हम सबको जून 4 तारीख का पेशेंटली इंतजार करना चाहिए। ये अटकलें तो चलते रहेंगे, लेकिन आज के तारीख में मैं कहता हूँ अभी सिर्फ 2 फेज हुए हैं और 5 फेज बाकी है इलेक्शन का। मेरी यही है, एक ही अपील है सारे पॉलिटिकल पार्टी से, इंक्लूडिंग बीजेपी एंड कांग्रेस, कि मुद्दे पे रहिए। डोंट गेट इनटू पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स, दैट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। वोटर यही चाहेगा मेरे लिए पार्टी क्या करने वाले, आगे आने वाली सरकार मेरे लिए क्या करने वाली। फाइनल वर्ड मोदी जी, पंकज मोदी जी, 400 पार नारा है। राहुल गांधी जी ने कहा 400 पार नहीं, 150 सीट आपके कांग्रेस छीन लेगा। हाउ डू यू सी दैट पंकज मोदी जी? देश की जनता ये जानती है कि जब हमने 282 पार किया था तो उसमें भी लोगों को 2014 में लग रहा था कि क्या कहते हैं, एक ही दल को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगी। तो हमने 282 को भी क्रॉस करके 2019 में 303 लेकर आए अपने दम पर। और तो उस तरह से हमने बीजेपी के लिए टारगेट रखा है 370 के लिए, और एनडीए को 400 पार का नारा दिया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हम इस आंकड़े को पूरा करेंगे और पूरी देश की जनता और देश के कार्यकर्ता इस चीज में हमारा सहयोग देंगे। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, आपने जो बोला है, तो उनका कोई विजन नहीं है। वो अपने पार्टी पे ना ध्यान दे रहे कि उनकी पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी, वो बशर्ते कि हम पे ध्यान दिया है कि कितनी सीटें कम कर जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और हम उस पर लगे हुए सारे कार्यकर्ता और देश की जनता हमें इस चीज में सहयोग देगी। और हम बीजेपी के लिए 370 का जो लक्ष्य रखा है उसको क्रॉस करेंगे और एनडीए को 400 प्लस पार का। कांग्रेस का कितना मिलेगा आपके अनुमान? अब की बार मोदी सरकार होगा और अब की बार 400 पार भी होगा। कांग्रेस का कितना मिलेगा सीट्स आपके हिसाब से? बीजेपी, मोदी जी कांग्रेस को कितना मिलेगा आपके हिसाब से? कांग्रेस को इस बार मैं मानता हूं 40 से 50 सीटें मिलेगी। नासिर हुसैन साहब, द फाइनल वर्ड। बीजेपी 400 पार, राहुल गांधी जी ने गारंटीड तरीके से कहा कि 150 सीट उसमें से कम होने वाला है और राहुल गांधी कांग्रेस के पास आएंगे। बोलिए नासिर। हमें नहीं मालूम हमें कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि हम आंकड़े नहीं जानते, पर इतना हमें मालूम है कि हमारी अलायंस हिंदुस्तान के अंदर हमारी सरकार बना है, हमारी अलायंस इस देश में सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्योंकि हम आंकड़े नहीं जानते, हमें नहीं मालूम, हम अंतर्यामी नहीं कि हमें इतने आंकड़े आने वाले हैं इतने, क्योंकि हमें जनता के वोटों पे यकीन है, हमें जनता के आवाम पे यकीन है कि जनता क्या फैसला, क्योंकि उन्हें हक और हकूक देखना है, उन्हें अपनी मुस्तकबिल देखना है, अपनी उन्हें मिलने वाला है वो देखना। हम महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की रोजगार की बात कर रहे हैं, हम मणिपुर के लोगों की इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो लोग इस फैसला करेंगे। हमें मालूम है नहीं है कि मैं बार बार कहता हूं, मैं आंकड़ों पे बात नहीं करता, पर ये कांग्रेस की सत्ता आएगी ये यकीन है। क्योंकि बोलते हैं इनके पास पहने को कुछ ना हो तो मीनार खड़ा कर दो, सच ना हो तो झूठ का आईना दिखा दो। अरे सच है तो आप बताओ क्या है? आपने ही कहा था कि हम ये करने वाले हैं, हम 100 दिन में काला धन लाएंगे, हम पेट्रोल डीजल की दाम घटा देंगे, हम महिलाओं को ये देंगे। आपने वो चीज पूरा किया तो जनता क्यों भरोसा करेगी? आप जनता को यकीन कराने के लिए आपको काम, मैं कहता हूं आपने अगर 10 साल में बेहतरीन काम किया है तो आप बेहतरीन चीजों पे मुद्दे पे बात करिए, आप बेहतरीन चीजों पे बात करिए, मगर आप उस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप किस पे बात करेंगे? कम्युनिटीज पे, कौम पे, तरफे पे, नफरतों पे। क्यों? क्योंकि आपके पास मुद्दे की कमी आ गई है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम 500 आंकड़ा लाने वाले हैं, 400 आंकड़ा लाने वाले हैं, पर सत्ता कांग्रेस की आएगी ये हम जरूर कहते हैं। बीएन कुमार जी, 1 मिनट प्लीज, एंड इन 1 मिनट। बोलिए बीएन कुमार जी। जी, हमारा एक बेसब्री से हम लोगों का इंतजार है कि मोदी साहब कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी है अपने लिए सामने रखने के लिए, क्योंकि मोदी साहब ने अपना, पंकज जी ने पहले बताया था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने ये कहा फलाना वगैरह। नरेंद्र मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगा उसका बेसब्री से इंतजार है। 1 मिनट मोदी जी, फाइनल 1 मिनट। बोलिए दोनों को रिस्पॉन्ड कीजिए। 2024 चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा। और जहां तक उन्होंने नासिर साहब ने देश की आवाम को बोल रहे थे कि देश की आवाम, वो कौन से देश की आवाम को संबोधित कर रहे थे? पाकिस्तान के देश की क्या? We'll come to the end of the program. Thank you so much. Now this is going on. Thank you, Pankaj Modi ji, Nasir Hussain Saab from the Indian National Congress, BN Kumar, an independent political observer. Thank you for being on the show. Thank you so much. Thank you. It's a fantastic, very good discussion. The whole country must have enjoyed it very well.
full of information, full of content. Thank you so much. Thank you so much for being on the show. That's it. A fantastic discussion we witnessed, full of content, full of information. चाहे वो बीजेपी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, मनसे हो, and BN Kumar, independent political observer. And as we always say, the preamble to the Constitution, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of right. Liberty, freedom of speech, expression, faith, worship and belief, right to life, liberty and pursuit of happiness, and fraternity, believing in the territorial and political integrity of the nation and eternal brotherhood. Whichever government comes to power, whichever political party rules us, the four pillars of the Constitution should be inside, which is dug deep within us, should be protected, because the Constitution survives, we all survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.